स्मार्ट पुणेकरांना माझा नमस्कार. मंचावर बसलेले राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान वेंकैया नायडू जी, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री बाबुल सुप्रियो जी, महाराष्ट्र में मंत्री श्रीमान गिरीश बापट जी, यहाँ के सांसद श्रीमान अनिल जी, पुणे के मेयर श्रीमान प्रशांत जगताप जी, सचिव श्रीमान राजीव गौबा जी, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव श्रीमान स्वाधीन क्षत्रिय जी और विशाल संख्या में पधारे हुए भाइयों बहनों और वीडियो कॉन्फ्रेंस में समय निकाल करके हमारे साथ जुड़े हुए आंध्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू, उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी और देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो शहर जुड़े हैं वहाँ के सभी महानुभाव, हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि पहले कोई काम नहीं होता था, ऐसा भी नहीं है कि सरकारें बजट नहीं खर्च करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के कई देश हमारे बाद आजाद हुए बहुत ही कंगाल आर्थिक स्थिति से आए. क्या कारण है कि इतने कम समय में दुनिया के कई देश हमसे बहुत आगे निकल गए और मैं लगातार ये सवाल अपने आप से पूछता रहता हूं, सोचता रहता हूं और लोगों से विचार विमर्श करता हूं. पुराने अनुभवों को जरा एनालिसिस भी करता हूं. ये लगातार मंथन चलता रहता है और अनुभव ये आया है कि हम जो लोग सरकारों में बैठे हैं, सरकारों में, व्यवस्थाओं में लाखों मुलाजिमों की जो फौज है, अफसर है, बाबू है, हम सबसे पंचायत प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, गांव के पटवारी से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक, हम भले लाखों की तादाद में हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा अगर कोई स्मार्ट है तो देश का नागरिक है. अगर एक बार
देश के इन 125 करोड़ नागरिकों की ताकत को झकझोर दिया जाए, अच्छे काम के लिए झोंक दिया जाए, तो सरकारों की कोई जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप दुनिया चल पड़ेगी, बहुत तेजी से चल पड़ेगी। और इसलिए ये स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। और मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये प्रयोग सफल रहा है। जब शुरू में हमारे सचिव मेरे पास आते थे, वेंकैया जी के साथ डिपार्टमेंट में सर खपाते थे, उनके मन में बड़ी उलझन रहती थी कि शहर कैसे तय करेंगे। और हमारा देश ऐसा है कि आप एक ही शहर में रोड के इस तरफ एक काम करो तो रोड के उस तरफ वाले आंदोलन करते हैं कि यहां क्यों नहीं। तो ये हमारा देश की एक मास्टरी हम लोगों ने इसमें प्राप्त कर ली है। ऐसे में कोई भी शहर सिलेक्ट करते हैं तो पता नहीं कितना भला कर पाते, लेकिन बाकियों को नाराज करने के लिए बहुत बड़ा अवसर पैदा हो जाता है। अभी वसुंधरा जी ने मुझे अभिनंदन दिया, वेंकैया जी को अभिनंदन दिया कि आपने जयपुर और उदयपुर को सिलेक्ट किया। मैं वसुंधरा जी से कहना चाहूंगा, हमने सिलेक्ट नहीं किया है। ये हमें जो आपने अभिनंदन दिया वो वापस ले लो, लेकिन ये अभिनंदन जयपुर के लोगों को दो, उदयपुर के लोगों को दो। वे इस स्पर्धा में विजयी हुए हैं। उन्होंने इन पैरामीटर को पूरा करने के लिए ताकत दिखाई है, कठिनाइयां झेली हैं, समय सीमा में काम पूरा करने के लिए दौड़े हैं। और आज जिन 20 शहरों के लिए कोई न कोई काम का खाका बन चुका है, कुछ न कुछ काम आरंभ हो चुका है, और बहुत से काम अभी जो वेंकैया जी गिना रहे थे उनको एक बड़ी गति मिल रही है। इसका मूल कारण उस इकाई में नेतृत्व करने वाले लोग, वहां पर बैठे हुए कॉरपोरेशन के कर्मचारी भाई बहन और उस नगर के जागरूक नागरिक, उन सबका सामूहिक प्रयास है कि हर एक के मन में एक इच्छा जगी है कि इस बार हिंदुस्तान में हमारा शहर भी नंबर 1 होना चाहिए। देश में हम पिछड़े हैं, हम गरीब हैं, इसकी कंपटीशन चलाई गई। पीछे जाने के लिए रास्ते कौन से वो ढूंढे जा रहे थे। ये सरकार है जो आगे जाने की कंपटीशन कर रही है, आगे जाने के रास्ते तलाश रही है। मैं आज इस मंच से कुछ मीडिया हाउस का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। कई अखबारों ने इस काम को मिशन मोड में लिया। उन्होंने अपने अखबार के माध्यम से उस नगर के नागरिकों को जागृत करने का प्रयास किया, दबाव पैदा किया, और ये हुआ है। अभी मैसूर स्वच्छता में नंबर ले गया तो बेंगलोर के अंदर बड़ा तूफान था। क्या हो गया भाई, बेंगलोर पीछे क्यों रह गया?
अब जोर लगाएंगे, बेंगलुरु को आगे ले जाएंगे। ये एक माहौल बना है। हमें इस बात को और आगे बढ़ाना है। हम सब दूर एक स्पर्धा का माहौल हो और जन भागीदारी से हो। आज अभी एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। पुणे कैसा बने ये दिल्ली वाला सोच ही नहीं सकता है जितना कि पुणे वाला सोच सकता है। भुवनेश्वर कैसा बने, भुवनेश्वर की किस गली में क्या काम हो, फुटपाथ कहां हो, साइकिल के रास्ता कहां हो, तालाब कहां हो, फव्वारा कहां हो, अस्पताल कहां हो, पार्किंग कहां हो, वो भुवनेश्वर का निर्णय दिल्ली में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वेब पर कोई जोधपुर का आइडिया आएगा तो भुवनेश्वर वाला भी देखेगा, यार ये जोधपुर वालों ने कुछ नया सोचा है, चलो हम भी कुछ अपने भुवनेश्वर में देखें कैसा हो सकता है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट में पार्टिसिपेटरी अप्रोच, और वो भी टैलेंट पूल का एक प्रयास। और ये मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बनने वाला है। स्वच्छता हमारे देश में सर्वप्रिय विषय बन गया। एक जमाना ऐसा था कि सरकारों की वो स्कीमें पॉपुलर होती थी जिसमें सरकारी खजाने से कुछ मिलता था। किसी के जेब में कुछ आता था, किसी के पेट में कुछ आता था, किसी के गांव में कुछ आता था, किसी के शहर में कुछ आता था, तो लोग मानते थे हाँ ये कुछ अच्छी स्कीम लाए प्रधानमंत्री जी। पहली बार उसमें बदलाव आया कि जिसमें प्रधानमंत्री कुछ दे नहीं रहा है, ज्यादा से ज्यादा सलाह दे रहा है और कह रहा है कि भाई हम सब ने स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, घर शहर से लेकर के शहर स्वच्छ रहना। सरकार कुछ भी ना दे, लेकिन जनता कहती है, सारे सर्वे देख लीजिए, मीडिया के लोगों ने जितने सर्वे किए, हर एक में टॉप नंबर पर कोई स्कीम लोगों को पॉपुलर लगी है तो स्वच्छता लगी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब तक जो हिंदुस्तान में सोचा जाता था कि लोगों को कुछ मिले वही लोगों को पसंद होता है, वो सोच हमने हमारे देश के सामर्थ्यवान नागरिकों के साथ अन्याय किया है। ऐसी सोच बना करके, ये वो लोग नहीं है मेरे देशवासी जो कुछ पाने की तलाश में होते हैं, वो तो कहते हैं कि हमें अवसर दो, हम कुछ करना चाहते हैं और ये करने की मिजाज है। ये स्वच्छता का अभियान उस मिजाज का प्रतिबिंब है जो सामान्य मानवी को लगता है कि नहीं भी बहुत हो गया, अब बदलाव लाना है। एक समय था हमारे देश में, आपने पुराने अखबार निकालोगे, कई आर्टिकल पढ़ोगे, एनालिसिस देखोगे, अर्बनाइजेशन इसको एक बहुत बड़ा संकट माना गया। हर बार ये अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्या होगा, कैसा होगा, यही चर्चाएं चली। मेरा सोचना अलग है। हम अर्बनाइजेशन को समस्या न समझे, हम अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी समझे। ये अवसर है, ये शहरीकरण हो रहा है, इसे हम संकट न समझे, इसे अवसर समझे। अगर संकट समझेंगे तो उसको एड्रेस करने का हमारा तरीका वही होगा, अरे यार देखो वहां कुछ लोग बस गए हैं, अब क्या करें, पानी कैसे पहुंचाए, बिजली कैसे पहुंचाए, क्या करें यार, इनके बच्चों के लिए स्कूल का क्या करें, दिमाग में सर। उसके बजाय हम एक अपॉर्चुनिटी मान करके 2016 में हमारा पुणे ऐसा है
2025 में ये संभावना है, भाई इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आसमान में ऐसे जा सकते हैं, गति ऐसे ला सकते हैं, पानी ड्रेनेज का इतना जाएगा, ये व्यवस्था, ये अभी से सोचना शुरू होगा तो वो अवसर में पलट जाएगा। और इसलिए हम इस अर्बनाइजेशन को एक अवसर में पलटना चाहते हैं। हम माने या ना माने, शहर की एक वो ताकत होती है जिस पर हमारे आर्थिक क्षेत्र के लोग एक अलग रूप में उसको टर्मिनोलॉजी में देखते हैं, ग्रोथ सेंटर कहते हैं। मैं उसको अलग तरीके से देखता हूं। मैं कहता हूं, अगर गरीबी को पचाने की सबसे ज्यादा किसी में ताकत है तो शहर में होती है। शहर गरीबी को पचा पाता है और इसी के कारण जहां ज्यादा गरीबी होती है वहां से लोग निकल करके शहरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको एक आशा होती है कि शहर में कुछ नहीं यार, कुछ तो काम मिल जाएगा, शाम को खाना खा के सो पाऊंगा, माँ बाप को 50-100 रुपया भेज पाऊंगा, इतना तो मेरा गुजारा हो जाएगा। इस विश्वास के साथ वो शहर में आता है और कुछ ही दिनों में, चाहे वो गाड़ी साफ करता होगा, चाहे वो हवा साइकिल में भरता होगा, कुछ भी करता होगा, लेकिन रास्ता खोज लेता है। ये इसलिए संभव होता है क्योंकि शहर में गरीबी को पचाने की ताकत होती है। अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम शहर को वो ताकत दें, शहर में वो सामर्थ्य दें कि वो सर्वाधिक गरीबी को पचा पाए, जल्दी से गरीबी को पचा पाए, और उसी गरीबी से जो पचा करके जो ताकत ऊर्जा पैदा हो, उससे विकास के नए आयाम पैदा करे। इस दिशा में हमने सोचा और ये संभव है, ये मुश्किल काम नहीं है। हर शहर को इमारतों से, रास्तों की साइज से नापा नहीं जा सकता है। हर शहर की अपनी खूबसूरती होती है, हर शहर की अपनी एक आत्मा होती है, हर शहर की अपनी पहचान होती है। हम जब स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तब उस शहर की पहचान, उसकी आत्मा, उसको विशेष रूप से बल देने के लिए हम जनता जनार्दन से सुझाव मांगते हैं। जैसे जयपुर ने अपनी स्मार्ट सिटी की जो कल्पना की है, उसमें उन्होंने एक विचार ये भी रखा है कि हम नाइट टाइम हेरिटेज वॉक का एक नया सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ वो सिर्फ बंद घरों के सामने हेरिटेज वॉक थोड़ा होगा। रात के समय टूरिस्ट आएंगे तो उनके लिए कोई विशेष बिजली का प्रबंध होगा, उनके समय अच्छी तरह बीते उसके लिए कुछ व्यवस्था होगी। यानी शहर रात को भी जय जयकार करना शुरू हो जाएगा, तब वो जयपुर कहलाएगा। हर शहर आज भी, अगर बनारस धार्मिक कारणों से तो परिचित होगा, लेकिन हिंदुस्तान की कोई महिला ऐसी नहीं होगी जिसको बनारस की साड़ी का पता न हो। हर शहर की अपनी एक पहचान होती है और इसलिए 21वीं सदी में हमारी उस पहचान को हम नई ऊर्जा कैसे दे सकते हैं, आधुनिक रंग रूप से कैसे सजा सकते हैं, ताकि आत्मा वही रहे लेकिन कायाकल्प होकर के एक सुरेख पहचान बन जाए। स्मार्ट सिटी, इसलिए मैंने कहा कि इमारतों का खेल नहीं है। बदली हुई जिंदगी में व्यवस्थाएं गति चाहती है, कम से कम वेस्टेज चाहती है। आज टेक्नोलॉजी का एक इंडिविजुअल व्यक्ति
अपने स्मार्ट मोबाइल फोन से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लेता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सामूहिक सेवा का माध्यम कैसे बने। अभी चंद्रबाबू जी को हमने सुना किस प्रकार से उन्होंने डिजिटल वर्ल्ड का उपयोग जन सामान्य की सेवा के लिए उपयोग किया है। आज जो पुणे की योजनाएं लॉन्चिंग हुई, उसमें डिजिटल वर्ल्ड का उपयोग लोक सुखाकारी में कैसे किया जाएगा, उसकी चीजें लॉन्च हुई है। एलईडी बल्ब का अभियान पूरे देश में चल पड़ा है। हमारे देश में अगर कोई सरकार ये कहें कि हम आने वाले दिनों में 1,00,000 करोड़ रुपया एनर्जी सेक्टर में, बिजली के उत्पादन में लगाएंगे, 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करेंगे और लोगों को बिजली देंगे, तो मैं कहता हूं जी 3 दिन तक अखबारों की हेडलाइन में आया था, वाह मोदी जी वाह, 1,00,000 करोड़ रुपया, 20,000 मेगावाट बिजली, वाह वाह, ये होता है ना। लेकिन जो एलईडी बल्ब का अभियान चलाया है, जिस दिन वो संपूर्ण चक्र पूरा हो जाएगा, मेरे देशवासियों आप खुश हो जाएंगे, 20,000 मेगावाट बिजली बचेगी, 1,00,000 करोड़ रुपया बचेगा। और ये मेरे देश के गरीबों का पैसा बचने वाला है। अब तरीका क्या हो? सोलर एनर्जी का अभियान, आज पुणे शहर तो सोलर प्रोजेक्ट को ऑलरेडी ऑपरेशनल कर रहा है और काफी बड़ा लक्ष्यांक रखा है उन्होंने। रूफटॉप सोलर, हमारे घरों के ऊपर छत पे बिजली पैदा हो, घर के उपयोग में आए और अधिक बिजली है वो सरकार खरीद ले। आप देखिए बिजली के संकट को कैसे निपटाया जा सकता है, कैसे इसका बदलाव लाया जा सकता है, परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। और जब तक हम चीजों को टुकड़ों में सोचते हैं, बदलाव नहीं आता है। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। हम ये कहें स्वच्छता, लेकिन फिर सवाल आता है, आज जमीन महंगी हो रही है, स्वच्छता करेंगे, कूड़ा कचरा डालेंगे कहां? लैंडफिल कहां होंगे? लैंडफिल के लिए ले जाना है तो अब तो शहर बढ़ता चला जा रहा है, कितना दूर चले जाएंगे, कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। लेकिन हमारी कोशिश है वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करना। पहली बार देश में अर्बन बॉडीज में जो कूड़ा कचरा निकलेगा उसमें से कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाना, और पहली बार कंपोस्ट फर्टिलाइजर हमारे किसान खरीदें, उसके लिए जैसे यूरिया में सब्सिडी दी जाती थी, वैसे अब भारत सरकार कंपोस्ट फर्टिलाइजर में भी सब्सिडी देने का निर्णय किया। इसके कारण ये जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर के कारण किसान की जमीन बर्बाद हो रही है, हमारी धरती माता तबाह हो रही है, उसको बचाने का भी काम होगा, शहर में सफाई का भी काम होगा, और कंपोस्ट बनने के बाद बेचने से दोनों की विन विन सिचुएशन होगी। उस नगर पालिका को भी कुछ पैसा मिलेगा, उस महानगर पालिका को भी पैसा मिलेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड में वेस्ट का मैनेजमेंट, आज पानी का संकट है। कभी कभी तो हमारे मीडिया के लोग चीजों को कहां से कहां ले जाते हैं कि आप क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। जहां भी स्टेडियम होंगे, जहां भी क्रिकेट का मैच होता होगा, क्रिकेट का मैच हो या ना हो, 365 दिन उनको तो पानी छिटकना ही पड़ता है।
लेकिन देश ने मान लिया कि मैच बंद हो गई तो पानी छिड़कना बंद हो गया। मान लिया देश ने। धन्य हो। उनको तो 365 दिन पानी पिलाना ही पड़ता है, तभी तो ग्रीनरी रहती है, वरना तो वो स्टेडियम में कभी 2 साल के बाद भी खेल होना संभव नहीं रहेगा। लेकिन अब पता नहीं वो कोई कहां से लाते हैं, बड़ी बड़ी नई नई फिलॉसफी चल जाती है। और उसके कारण महाराष्ट्र का काफी नुकसान भी हुआ। लेकिन सॉलिड वेस्ट के साथ साथ लिक्विड वेस्ट, हमारा ये जो ड्रेनेज का पानी है उसको हम प्यूरिफिकेशन, उस पानी का बगीचों में उपयोग, खेत में उपयोग, इस प्रकार के कामों में उपयोग, तो भविष्य में पानी के संकट को हम अच्छी भली भांति मिटवित कर पाएंगे। और इसलिए जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्यों ने हमारे लोगों को इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है पानी मिलने के, घर में उपयोग के, उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं क्या? क्यों ना पहुंच पाए? हम कोशिश तो करें, शुरू तो करें। 1 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर पानी बढ़ाते चले। हम हर व्यक्ति को, परिवार को मकान देना चाहते हैं। शहरों में झुग्गी झोपड़ी को पुणे ने प्रोजेक्ट लिया है, झुग्गी झोपड़ी को हाउसिंग स्कीम में अंदर कन्वर्ट करके उनको मकान देने का। आप देखिए जीवन बदल जाता है। गरीब आदमी को भी आज झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो सोचने का तरीका एक होता है, लेकिन अगर उसको रहने के लिए एक छत मिल जाए, मकान मिल जाए, तो वो भी सोचता है कि ये पर्दे लाएं तो अच्छा होगा, चलो कुछ नहीं तो पुरानी साड़ी को लगा के पर्दा बना दो भाई, ये खिड़की ठीक नहीं लगी, उसका दिमाग शुरू होता है। झुग्गी झोपड़ी में रहता था, उसको फुटरेस्ट की जरूरत नहीं थी, अब लगता है यार ऐसा करो, एक ताड़ का छोटा सा पीस भी तो रख दो, जरा कोई घर में आता है तो पैर साफ होकर के आ जाए। उसको लगता है कि यार पैसे बचा लो, एक दरी ला दे, मेहमान आएंगे तो बैठने के लिए काम आएगी। मकान मिलते ही सिर्फ 4 दीवारें नहीं मिलती, छत नहीं मिलती, जिंदगी की नई सोच मिल जाती है। उसके भीतर एक एस्पिरेशन पैदा होता है। और आखिरकार प्रगति का कोई अगर सबसे बड़ी ताकतवर चीज है तो योजनाएं नहीं होती हैं, 125 करोड़ देशवासियों का एस्पिरेशन होता है, जो गति लाता है, लक्ष्य की पूर्ति का कारण बनता है और देश विशालता और भव्यता की ओर आगे बढ़ करके अपने आप का डंका बजाता है। और इसलिए ये कंपटीशन का युग है। मैं सभी शहरों को निमंत्रित करता हूं, ये चुनौती है। देश के सभी शहर और सिर्फ उनकी इलेक्टेड बॉडी या उसके मुलाजिम नहीं, उस शहर का नागरिक उस चुनौती को स्वीकार करें। चाहे स्वच्छता की स्पर्धा होगी, चाहे स्मार्ट सिटी में एंट्री पानी होगी, शहर को स्मार्ट बना के रहना होगा, ये जन भागीदारी से होगा, जन संकल्प से होगा। जब मैंने mygov.in पर लोगों से कहा कि स्मार्ट सिटी पे आप मुझे सुझाव दीजिए, आप हैरान हो गए। 25 लाख से ज्यादा लोगों ने सीरियस नेचर के सुझाव भेजे हैं, जिसको सरकार को ध्यान में लेना पड़े, ऐसे 25 लाख लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है। जितनी जन भागीदारी बढ़ती है, मैंने बीच में एक बार मन की बात में यही कहा था कि हमारे रेलवे स्टेशन पर हमारे अपने गांव की पहचान क्यों न हो। अंग्रेजों ने हमारे रेलवे स्टेशन जब बनाए तो उनके दिमाग में वो पिज्जा हाउस जैसा था। अमेरिका में आप किसी भी कोने में जाओ, एक ही प्रकार का पिज्जा हाउस होता है, तो हमारे रेलवे स्टेशन भी एक ही प्रकार के। आप जाएंगे तो दाहिनी ओर ये आएगा, बाईं ओर ये, पक्का था।
भारत ऐसा नहीं, भारत विविधताओं से भरा हुआ है, उसे नावीन्य चाहिए। मैंने कहा ठीक है, दीवारें तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दीवारों के रंग रूप बदलकर तो शहर की पहचान बना सकते हो। और मैं इतना हैरान हुआ, महीने के भीतर भीतर उस गांव के, नगर के जो भी आर्टिस्ट थे, स्कूल के बच्चे थे, स्कूल का ड्राइंग टीचर था, सब लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। जो भी अपने पास था वो अपना कलर काम करने लग गए और इतने सुंदर दीवारें पेंट की है। छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों ने अपनी एक पहचान बना दी और उस नगर की पहचान को उन्होंने जोड़ दिया। आज देश के लोगों को बदलाव चाहिए, बदलाव में वो शरीक होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। ये स्मार्ट सिटी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। कुछ लोगों को स्मार्ट शब्द सुनते ही बड़ा परेशानी हो रही है। कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कभी सोचा ऐसा नहीं है जी। मेरी स्मार्ट की कल्पना बड़ी सिंपल है जी। लोगों को पीने का पानी सफिशिएंट मिले, सोसाइटी के पहले वाले मकान को तो मिले और आखिर वाले मकान को न मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। होता यही है ना कि एक इलाके में पानी आता है, जो आगे हैं उनको पानी पहुंचता है, पीछे उनको नहीं पहुंचता है। बिजली सबको मिले, समान रूप से मिले। लोग सुविधा की आवश्यकताओं को आधुनिक ढांचे से परिपूर्ण करना, यह प्रयास है। और जैसा मैंने कहा, एक ऐसी आर्थिक गतिविधि का केंद्र बने, डेवलपमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ग्रीन हो, गरीबी को पचाने की ताकत जितनी ज्यादा बढ़े, उतना शहर का विकास सही दिशा में है। वो जितनी गरीबी को पचा पाए, अपने आप इकोनॉमी अपने आप आगे बढ़ेगी। घर में वही मेहमान को खिला सकता है जो 2 टाइम सुख से खा सकता है, वरना मेहमान को कैसे खिला पाएगा। और इसलिए शहर भी आर्थिक रीति से वो वाइब्रेंसी होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए कि जो बाहर से जो गरीब हमारे आती रहती हैं, उस गरीबी को संभालने की, पचाने की, गरीबी से उसको बाहर निकालने की ताकत इस शहर में होनी चाहिए। तो एक नया बदलाव, नए तरीके से बदलाव, जन भागीदारी से बदलाव, उसकी दिशा में प्रयास चला है। मैंने कुछ दिन पहले क्या क्या काम हुआ उसका रिव्यू किया। मैं सचमुच में इतना प्रसन्न हो गया कि जनता के भरोसे पर कोई काम करते हैं तो कितनी ताकत होती है, उसका ये उदाहरण है जी, ये स्मार्ट सिटी। इतने लोग उसमें जुड़ रहे, चर्चा कर रहे हैं, सारे आर्किटेक्चर। पहले अगर आप आर्किटेक्चर को कहो ये काम है तो कहेगा साहब टेंडर कब निकलने वाला है। आज वो टेंडर का नहीं पूछता है, बोले हाँ हाँ हम भी कंपटीशन में आएंगे, हम भी करेंगे। पूरा माहौल बदल गया है। तो मैं फिर एक बार श्रीमान वेंकैया नायडू जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुणे शहर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन पुणे वाले याद रखें, आप शायद 1.5 मार्क से नंबर 2 हो गए ना, है जगताप काय जाला? सिर्फ 1.5 मार्क से पीछे रह गए। अगर 1.5 मार्क आपका ज्यादा होता तो आप भुवनेश्वर की जगह पर आप होते। आप देखिए कितनी बढ़िया कंपटीशन चल रही है। मैं अगली बार पुणे आऊं, मैं चाहूं अगली बार जब कोई भी कंपटीशन हो, ये हमारा पुणे नंबर होना 1 चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत है। ये लोकमान्य तिलक की अमानत है। और इसलिए उसी मिजाज से हम पुणे को आगे ले जाएं। और देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप भी फैसला कीजिए, पुणे से पीछे रहना नहीं है। देखिए क्या मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।